हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लर्निंग के आखिरी प्रकार रेस्ट्रिक्टेड लर्निंग के बारे में स्टडी करेंगे। रेस्ट्रिक्टेड लर्निंग दो प्रकार की होती है। पहला इम्प्रिंटिंग और दूसरा रीजनिंग एंड इंसाइट। इम्प्रिंटिंग एक प्रकार की अर्ली चाइल्डहुड लर्निंग है जो कि बहुत ही कम उम्र में देखने को मिलती है। तो ये एक ऐसा लर्निंग प्रोसेस है जो कि बहुत ही अर्ली एज पर एनिमल के शुरू हो जाता है। इस पे सबसे अधिक काम कॉनराड लॉरेंस ने किया था। उन्होंने पहले से नोटिस किया और इस लर्निंग को इम्प्रिंटिंग नाम दिया। इस कार्य के लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था 1973 में। मेनली वो एक नेचुरलिस्ट थे और अपने फार्म पर उन्होंने ग्रे लेग गीज़ और जैकडॉस जैसी बर्ड स्पीशीज़ के साथ के ऊपर काम किया। उन्होंने देखा कि ग्रे लेग गूस के जो एग्स हैं, अगर उनको एक इंक्यूबेटर में रखा जाए और वहाँ पे वो अगर हैच होते हैं तो वो जिस व्यक्ति को या जिस मूविंग ऑब्जेक्ट को सबसे पहले हैच होने के बाद अपने सामने देखते हैं वो उसी को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो क्योंकि वहाँ पर हैच होने के टाइम पर लॉरेंस वहाँ पर उपस्थित थे तो गॉसलिंग्स जो हैच हुए उन्होंने उन्हीं को फॉलो करना शुरू कर दिया। तो उन्होंने ऐसे कई एक्सपेरिमेंट्स किए और उन्होंने पाया कि ये जो लर्निंग है ये शुरुआती उम्र में एक पर्टिकुलर सेंसिटिव पीरियड के दौरान ही देखने को मिलती है और इस लर्निंग के कारण उस जीव का, उस एनिमल का, बाकी की लाइफ जो उसका व्यवहार होगा, एडल्ट बिहेवियर, वो बहुत ही एक तरह से बहुत ही बड़े स्केल पर अफेक्ट होता है इस लर्निंग के कारण। तो ये एक्चुअली किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को जब एक जीव इस दुनिया में आने के बाद सबसे पहले एनकाउंटर करता है या फिर उसका पहला सोशल एक्सपेरिमेंट जिस ऑब्जेक्ट के साथ होता है, अगर वो उसकी की स्पीशीज़ का मेंबर है तो वो एक नॉर्मल बिहेवियर करेगा आगे जाकर। लेकिन अगर वो उसकी स्पीशीज़ का मेंबर नहीं है तो वो का जो बिहेवियर है वो एबनॉर्मल हो जाता है। वो उसी ऑब्जेक्ट को जो है उसके प्रति इम्प्रिंटिंग डेवलप कर लेता है, उसी के प्रति एक प्रकार से स्टैम्प्ड हो जाता है और उसी को फॉलो करता है और उसका व्यवहार जो है बाकी के जीवन के लिए जो नॉर्मल एडल्ट व्यवहार जो उसकी स्पीशीज़ के अकॉर्डिंग होना चाहिए था उससे अलग हो जाता है। तो ये अर्ली एक्सपीरियंस जो है इसका प्रोफाउंड इफेक्ट पड़ता है एडल्ट बिहेवियर पे और आगे के जीवन में उसका बिहेवियर किस प्रकार का रहेगा इसको ये पूरी तरह से डिटरमिन करता है। हेब नाम के साइंटिस्ट ने ये पोस्टुलेट किया है कि उस अर्ली एक्सपीरियंस का प्रभाव कितना रहेगा ये सीधे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उस उम्र के जिस टाइम पर ये एक्सपीरियंस होता है। यानी अगर मान लीजिए काफ़ी छोटी उम्र में ये एक्सपीरियंस हो रहा है तो उसका उतना ही ज़्यादा प्रभाव होगा। अगर वो जीव जो है थोड़ा सा बड़ा हो गया है तो उसका उतना ही कम प्रभाव आगे जाकर पड़ेगा। कॉनराड लॉरेंस ने अपनी एक बुक भी लिखी, किंग सोलोमन्स रिंग, और इसमें इस इम्प्रिंटिंग के कई सारे एग्जांपल्स जो इन्होंने शेयर किए हैं। तो लॉरेंस के अकॉर्डिंग इम्प्रिंटिंग एक यूनिक फॉर्म है लर्निंग की, क्योंकि ये जो है अर्ली होती है लाइफ में, जीवन काल जब शुरू होता है उसके काफ़ी शुरुआत में ये देखने को मिलती है और इसके लिए एक ब्रीफ सेंसिटिव पीरियड जो है वो होता है और उसी दौरान ये लर्निंग देखने को मिलती है। और इस प्रकार की लर्निंग में काफ़ी स्टेबिलिटी होती है क्योंकि ये बाकी की जो लाइफ है उस प्राणी की, उस पूरी लाइफ में ये जो है लर्निंग वो रहने वाली है और उसके बिहेवियर को अफेक्ट करने वाली है। तो ये एनिमल की चॉइस को, चॉइस ऑफ पेरेंट्स को, यहाँ तक कि मेटिंग पार्टनर की चॉइस को भी अफेक्ट करती है। तो ये लर्निंग एक्सपीरियंस जो है बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट होता है अगर ये एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के दौरान हो और उसी पीरियड को क्रिटिकल पीरियड या सेंसिटिव फेज नाम दिया गया है। तो ये जो पीरियड है ऐसा नहीं कि एकदम से शुरू होता है, ये इसकी शुरुआत जो है क्रिटिकल पीरियड की बहुत ही ग्रेजुअली होती है, ख़त्म भी ग्रेजुअली होता है और इस दौरान जो भी लर्निंग या कोई एनिमल जो है करता है वो ही उसके व्यवहार को आगे जाके अफेक्ट करती है। इस पीरियड के बाहर या इस पीरियड के पहले कोई और लर्निंग हो तो उसका इतना अफेक्ट नहीं होगा। इम्प्रिंटिंग ज़्यादातर लॉरेंस ने स्टडी की ऐसी बर्ड्स में जिनमें प्रिकॉशियल यंग होते हैं, यानी ऐसे यंग वंस जो कि हैचिंग के वक्त पूरी तरह से एबल होते हैं, वॉक कर सकते हैं, देख सकते हैं। उदाहरण के लिए गीज़, डक्स, फीजेंट्स की स्पीशीज़ में। तो उन्होंने ये देखा
कि इम्प्रिंटिंग हमेशा एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में होती है और इस पीरियड के बाहर इम्प्रिंटिंग का या किसी प्रकार इस लर्निंग का इतना इन्फ्लुएंस देखने को नहीं मिलता। तो लॉरेंस के हिसाब से ये जो लर्निंग है ये इरिवर्सिबिलिटी दिखाती है, यानी इरिवर्सिबल है, इसको वापस से पलटा नहीं जा सकता और ये काफ़ी रिजिड लर्निंग है, हालांकि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी देखी जाती है। इम्प्रिंटिंग जैसा फिनोमिना जनरली सभी प्रकार के एनिमल्स में देखने को मिलता है, मैमल्स में भी ये देखने को मिलता है और जो सोशल डेवलपमेंट है मैमल्स में वो इम्प्रिंटिंग से काफ़ी हद तक जो है प्रभावित होता है। आपने देखा होगा ऐसे डॉग्स, कैट्स जिनको ह्यूमंस ने रेयर किया हो, वो अपने जन्म के साथ ही अगर उनको कोई मानव या मनुष्य का संग मिला हो तो उसके साथ एक अटैचमेंट बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं। यहाँ तक कि चिड़ियाघर में रहने वाले या पैदा होने वाले जानवर भी जो हैं, जो उनका देखभाल करते हैं, उन मनुष्यों के साथ उनका एक बॉन्ड होता है और वो एक प्रकार से नॉर्मल बिहेवियर जो अपनी स्पीशीज़ का वो शो नहीं कर पाते हैं, जो वो शो करते अगर वो वाइल्ड में रेयर किए जाते। तो क्योंकि उन्हें उनकी अपनी स्पीशीज़ के मेंबर्स की कंपनी से डिप्राइव कर दिया गया है, इस कारण से वो इस प्रकार का एबनॉर्मल बिहेवियर दिखाते हैं और इसका एक क्रिटिकल पीरियड होता है। उदाहरण के लिए डॉग्स में ये जो सेंसिटिव पीरियड है वो 3 से 10 हफ्ते का होता है। तो इस दौरान जो डॉग है या जो पपी है वो अपने सोशल कॉन्टैक्ट्स बनाता है, तो इस दौरान जो भी उसके इंटरेक्शन उसके अगर मनुष्य से ज़्यादा होंगे तो वो उसके साथ में अपना सोशल बॉन्ड बना लेगा, जिससे आगे जाके उसका एडल्ट बिहेवियर जो उसकी स्पीशीज़ के मेंबर्स की तरह नहीं होगा बल्कि डिफरेंट होगा। इसी तरह ह्यूमन बेबी में ये टाइम 18 महीने से 3 साल के बीच का होता है, जो कि स्पेशली सेंसिटिव होता है उसके लिए, और इस दौरान की जो उसकी लर्निंग होती है वो आगे जाके उसके बिहेवियर पर पूरी उम्र जो है अफेक्ट डालती है। तो इस दौरान अगर मनुष्य के बच्चों को माँ से जुदा कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए, तो मदर इन्फेंट की रिलेशनशिप पर बहुत अफेक्ट पड़ता है इस आइसोलेशन का। और इसको हार्लो ने ऑब्ज़र्व किया था रीसस मंकी में, और उन्होंने देखा कि जो भी यंग मंकीज़ को अपनी मदर से सेपरेट कर दिया गया तो उन्होंने सीरियस बिहेवियरल डिस्टर्बेंसेस शो किए, यानी उनका बिहेवियर काफ़ी एबनॉर्मल हो गया। तो उन्होंने इस सिंड्रोम को नाम दिया डिप्राइव्ड सिंड्रोम, जिसमें जनरली कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं जैसे कि रेस्टलेसनेस, एग्रेसिव रिएक्शंस, एक्सटेंसिव अपैथी और एक्सप्लोरेटरी बिहेवियर एब्सेंट होता है इनमें। यानी ऐसे एनिमल्स जो हैं सोशली मर्ज नहीं हो पाते या सोशली एबनॉर्मल होते हैं, देखा जाए तो एक तरह से लोनर होते हैं वो, और यहाँ तक कि उनकी रिप्रोडक्शन एबिलिटी भी इसके द्वारा अफेक्ट होती। डिप्राइवेशन सिंड्रोम ह्यूमंस में भी देखने को मिल सकता है। हेस और उनके कलीग्स ने चिक्स में फूड इम्प्रिंटिंग जैसी लर्निंग को उन्होंने इसे स्टडी किया, यानी फूड इम्प्रिंटिंग या वॉइस इम्प्रिंटिंग जैसे प्रकार भी देखने को मिलते हैं। यानी कि जिस वॉइस के साथ या जिस वॉइस को उन्होंने सुना और जिसके साथ वो अटैच हो गए वो उसे फिर लाइफ लॉन्ग फॉलो करते हैं। इसी तरह जिस फूड के साथ वो अटैच हो जाएं अर्ली एज में चिक्स, तो वो उसे प्रेफर करते हैं। तो ये फूड इम्प्रिंटिंग या वॉइस इम्प्रिंटिंग कहलाता है। इसी तरह ऑल्फैक्टरी इम्प्रिंटिंग होती है जो कि पेंगुइन्स में देखी जा सकती है, जहाँ पे वो अपनी मदर की वॉइस के साथ में अटैच्ड हो जाते हैं, इम्प्रिंटेड हो जाते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं इम्प्रिंटिंग के, जो कि इम्प्रिंटिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ लर्निंग है अर्ली चाइल्डहुड में। और इसके बाद हम देखते हैं रीजनिंग और इंसाइट। रीजनिंग और इंसाइट जो है, जो क्लास मेमिलिया के प्राइमेट्स हैं उस ऑर्डर में ये देखने को मिलती है। जो प्राइमेट्स होते हैं उनकी मेंटल कैपेबिलिटीज़ बाकी के एनिमल किंगडम के मुकाबले काफ़ी हाई होती हैं। तो लोअर एनिमल्स जनरली डिपेंड करते हैं अपनी इंस्टिंक्ट्स पर, रिफ्लेक्सेस पर, जबकि हायर एनिमल्स जैसे जैसे हम हायर एनिमल्स की तरफ देखते हैं तो वो अपनी लर्निंग पर ज़्यादा रिलाई करते हैं। तो उनकी जो एक्सपीरियंसेस जो उनको अपनी लाइफ लॉन्ग मिलते हैं वो उनसे जल्दी सीखते हैं, उन्हें अपनी जल्दी अपने व्यवहार में लाते हैं और अपने आप को अपनी सराउंडिंग्स के प्रति बहुत जल्दी एडप्ट कर लेते हैं। इसका एक रीज़न ये भी है कि ह्यूमन में मोस्ट डेवलप्ड कॉर्टेक्स जो है वो देखने को मिलता है। तो उनमें लर्निंग की पावर और जल्दी लर्न करने की पावर और उस लर्निंग को फिर व्यवहार में लाने की जो पावर है वो दूसरे एनिमल्स के मुकाबले काफ़ी अधिक होती है।
इंसाइट एक ऐसी ही लर्निंग है। इंसाइट एक एबिलिटी है जिसमें एक प्राणी जो है अपने आसपास की सिचुएशन की गहन और एकदम क्लियर एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाए, तो वही इंसाइट कहलाती है। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग एक प्रोसेस है लॉजिकल थिंकिंग का, यानी जब आप अपने किसी फैसले में, डिसीज़न में लॉजिकल तार्किक जो है तर्क पर बेस करते हैं उसे, तो वही आपका रीजनिंग कहलाता है। तो ये एक सेंसिबल इंटेलिजेंट वे है कि कोई भी डिसीजन लेने का, कोई भी ओपिनियन बनाने का। इसी प्रकार इंटेलिजेंस भी जो प्राइमेट्स में देखने को मिलती है वो भी एक हायर फॉर्म ऑफ लर्निंग है। इंटेलिजेंस में जो प्राणी है वो किसी न किसी डिफ़िकल्टी का सॉल्यूशन ढूंढता है, कोई ना कोई नए जो सिचुएशंस उसके सामने आए हैं, अपने सीखी हुए एक्सपीरियंस को जो है इंटेलिजेंटली उसको यूज़ करता है, अपनी नॉलेज को यूज़ करता है और एक सॉल्यूशन निकालता है प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करके और उनके बारे में सोच के आधार पर। तो यही सब कुछ इंटेलिजेंस में आता है। तो ये फैकल्टीज़ प्राइमेट्स में भी नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स के मुकाबले ह्यूमन्स में जो है सबसे अधिक देखने को मिलती है, और कुछ नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स में भी ये देखने को मिलती। तो बेस्ट डेवलप होती है ह्यूमन बीइंग्स में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स जो उनमें ये देखने को नहीं मिलती, उनमें भी मिलती हैं। तो मैमल्स में जो प्राइमेट्स हैं वो इन तरह की हायर फॉर्म्स ऑफ लर्निंग को शो करते हैं। इसमें भी जो इंसाइट है वो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग है। तो इंटेलिजेंस, इंसाइट या रीजनिंग ये लोअर एनिमल से हायर एनिमल की तरफ ग्रेजुअली इंक्रीज़ करती है। जैसे जैसे साइज ऑफ कॉर्टेक्स जो है डेवलप होता है, वैसे वैसे ये फॉर्म ऑफ लर्निंग्स भी डेवलप्ड होती हैं।